सभी को सादर नमस्कार, सलाम, आदाब, राम राम। राम राम, आदाब, सलाम सबका अपना एक अलग तरीका है। हर शब्द का अपना एक महत्व है। हर शब्द अपने आप में अनोखा है। इसी के साथ आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक योजन के बारे में बता रही हूँ कि एक योजन कितना होता है। देखिए, एक योजन शब्द जो है रामायण और महाभारत काल से चला आ रहा है। एक योजन का क्या अर्थ है? यह एक मापने की इकाई है, अर्थात दूरी को मापने की इकाई है। मैंने वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि एक योजन कितने के बराबर होता है। तो एक योजन कब अस्तित्व में आया? जब रामायण कोरोना काल में रामायण वापस शुरू हुई थी, वापस उसका टेलीकास्ट हो रहा था, टीवी पर रामायण दिखा रहा था, तब क्या है, इस शब्द की जानकारी हमारे चित्त में, मन में वापस उठी कि एक योजन कितना होता है। कब? जब सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में जाने की बात हो रही होती है, तब जामवंत ने अंगद से कहा कि लंका जो है यहाँ से 100 योजन की दूरी पर है। तब अंगद ने कहा कि मैं 80 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ, और उसके बाद क्या होगा फिर मुझे पता नहीं। तब जामवंत ने कहा वहाँ तक पहुँचना शायद आसान हो, लेकिन वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। उस वक्त जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराते हैं कि किस प्रकार आप पवन पुत्र हैं, किस प्रकार आपके पास ये शक्ति है कि आप उड़कर लंका में जा सकते हैं और उस 100 योजन को पूर्ण कर सकते हैं। ये था किस्सा योजन, जो कि प्राचीन काल में क्या थी? मापने की एक इकाई थी। किसको मापने की? दूरी को मापने की इकाई थी। अब बात आती है कि एक योजन होता कितना है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार एक योजन में 8 किलोमीटर होता है, अर्थात हम 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन खगोलविद के अनुसार एक योजन में कितनी दूरी तय होती है? 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है। अब दो अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग वर्णन दिया है। मैंने आपको दोनों ही बता दिए, है ना। वैसे एक योजन में अगर सही अर्थ में देखा जाए और खगोल विद के अनुसार देखा जाए तो 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है। अब इन दोनों अलग सिद्धांतों को इस शब्द के माध्यम से मैंने आपके द्वारा आपके लिए एक जानकारी साझी की है। तो जानिए, समझिए और पढ़ते रहिए। किस पर? मेरे मंच नॉकआउट एजुकेशन पर। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ शुक्रवार एपिसोड में कथा कहानी सागर में। कथा कहानी सागर में हम पढ़ रहे थे बेताल पचीसी की कहानियाँ, जिसमें आज हम 5वीं कहानी पढ़ेंगे। वह 5वीं कहानी कौन सी है? असली वर कौन। इसमें जो वर का पर्यायवाची मैंने लिखा है दुल्हा। ठीक है, 2 पर्यायवाची आप भी मुझे बताइए कि वर का दूसरा तीसरा पर्यायवाची क्या हो सकता है। एक मैंने लिखा है, बाकी आप बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए, जवाब लिख भेजिए और मेरी प्रतियोगिता हिंदी व्यक्तित्व में आप भाग लीजिए और जानिए कौन सबसे अच्छे और ज़्यादा उत्तर देता है। भूलिए नहीं, समझिए, सीखिए और अपनी ज्ञान को बढ़ाइए। आइए अब हम सुनते हैं हमारी ऐतिहासिक सफर में चल रही कहानी विक्रम बेताल द्वारा जो संवाद हम सुन रहे हैं, जिसमें बेताल राजा विक्रम को अलग अलग कहानियां सुनाकर उनके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, अच्छी बात उन्हें सिखा रहे हैं, उनके ज्ञान को परख भी रहे हैं, उनके शौर्य पराक्रम और बुद्धि चातुर्य की भी परख ले रहे हैं और किस प्रकार बेताल उनके कंधे पर बैठकर मित्रों की तरह उनसे बात करते हुए उन्हें कहानियां सुनाते हैं और उनसे प्रश्न करके आकलन भी करते हैं कि क्या राजा विक्रम ने वो कहानी सही से सुनी है। अगर सुनी है तो उसका उत्तर भी उसे मालूम होगा। इस प्रकार दोनों की मित्रता पूरे विश्व में किस प्रकार प्रसिद्ध है, देखिए। आइए हम सुनते हैं 5वीं कहानी। कौन सी है? असली वर कौन। शुक्रवार एपिसोड कथा कहानी सागर बेताल पचीसी 5वीं कहानी असली वर कौन। प्रश्न भी मैंने छोड़ दिया, मेरी पिछली वीडियो का प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको दे दिया। तो कहानी क्या है? छोटी सी है पर सीख हमें देती है, हमें सिखाती है सही चुनाव करना, अपने चातुर्य के बल पर, शौर्य के बल पर, वीरता के बल पर, और हमें सिखाती है आत्मनिर्भर बनना। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा
राज्य करता था। उसके यहाँ हरिदास नाम का एक दूत था। उसकी कन्या थी जो बहुत ही सुंदर थी और वह क्या करती थी, उसका नाम क्या था, महादेवी थी और अपने पिता की खूब मन लगाकर सेवा किया करती थी। तभी क्या है, हरिदास को अपनी लड़की के लिए सुंदर लड़का चाहिए था और तभी राजा ने उसे दूसरे राजा के यहाँ दूत बनाकर भेजा। हरिदास कई दिन तक चलकर वहाँ गया। तभी वहाँ एक ब्राह्मण आया और उसने कहा, मुझे आपकी लड़की से विवाह करना है। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की का विवाह तुमसे क्यों कर दूँ। इधर लड़की के भाई ने और लड़की की माता ने भी अलग अलग लड़कों को चुन लिया था अपनी पुत्री के विवाह के लिए। अब था निर्णायक समय आने वाला। तो हरिदास से जिस ब्राह्मण ने उनकी बेटी के लिए विवाह प्रस्ताव रखा था, उसने कहा, मुझ में सब गुण हैं और मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर हम चढ़कर कहीं भी जा सकते हैं और कितनी भी दूरी को माप सकते हैं। हरिदास ने बोला, ऐसा है तो लेकर आओ अपना रथ। अगले दिन वह ब्राह्मण अपना रथ लेकर आया। हरिदास और वो उस पर बैठकर उज्जैन नगरी पहुंच गए और वहां जाकर उसने अपने बेटे और अपनी स्त्री को इस लड़के के बारे में बताया। तो बेटे ने भी कहा कि मैंने ही ऐसा एक गुणवान लड़का देखा है और माता ने भी कहा। तीनों लड़के इकट्ठे हो गए। अब हरिदास ने तीनों के गुण सुने तो वो चकित था कि सब अलग अलग हैं और सब ही गुणी हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि मेरी लड़की के लिए उचित वर कौन है और विवाह किससे किया जाए मेरी लड़की का। अब हरिदास इस बात पर विचार कर रहा था। तभी एक राक्षस उस लड़की को उठाकर, क्योंकि उसकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर होते हैं और उस गुणों के चर्चे भी चारों ओर होते हैं, तो राक्षस उस लड़की को उठाकर विंध्याचल पर्वत पर ले गया। उनमें से जो एक लड़का था वह बहुत ज्ञानी था। उसने ज्ञान ध्यान करके हरिदास को बताया कि लड़की को एक राक्षस उठाकर विंध्याचल पर्वत की ओर ले गया है और मैं वहां का मार्ग जानता हूं। चूंकि वो ज्ञानी था इसलिए उसने ये बात कहा। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हम मेरे रथ पर बैठकर वहां इसके बताए हुए मार्ग पर चलकर लड़की तक पहुंच सकते हैं। तब तीसरे लड़के ने कहा, आप चिंता न करें, मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूं जिससे मैं राक्षस का अंत कर सकता हूं। इतने कहने की देरी थी। हरिदास उन तीनों लड़कों के साथ रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल दिया। जैसे ही वो विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे, दूसरे लड़के ने मार्ग बताया, राक्षस की गुफा के बारे में बताया और राक्षस कहाँ है, कैसी स्थिति में है वो बताया। और तीसरे लड़के ने शब्द भेदी बाण चलाकर उस राक्षस को खत्म कर दिया और वो तीनों लड़की के साथ, हरिदास के साथ वापस चले आए। अब बेताल ने प्रश्न किया राजा विक्रम से कि बताओ राजा विक्रम, किसको लड़की से विवाह करना चाहिए, असली वर कौन है, या यूं कहूं कि लड़की के लिए उचित वर कौन है। तब राजा विक्रम ने कहा, तुम हर बार कहानी सुनाते हो, अंत में प्रश्न करते हो और मेरा आकलन करते हो। अगर आज इस कहानी का उत्तर मैं आपको ना दूं तो। तब बेताल जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, ऐसा करने का परिणाम तुम जानते हो, बोलने का परिणाम भी तुम जानते हो, ना बोलने का परिणाम भी तुम जानते हो। अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा विक्रम बोला कि हे बेताल, मेरी बात ध्यान से सुनो। बाकी दोनों लड़के उसके रूप रंग पर मोहित थे, लेकिन तीसरा लड़का उसके गुणों से भी प्रभावित था और दोनों लड़कों ने तो खाली वहां तक पहुंचने में मदद की थी। असली कार्य तो तीसरे लड़के ने राक्षस को मारकर किया था, है ना। तो लड़की के लिए सही वर और उस लड़की का असली वर वही लड़का है जिसने राक्षस को मारा था और उस लड़की के प्राण बचाए थे। बेताल ने कहा, अहो भाग्य विक्रम, अहो तुम्हारे चातुर्य का गुणगान करता हूँ। किस प्रकार तुम मेरी कहानियां बिना बोले कितने धैर्य से सुनते हो और इतना ही सुंदर और स्पष्ट उत्तर भी उनका देते हो। पर मेरी बात सुनो, तुम मुझे ले जाकर उस साधु को दे देना चाहते हो, क्या यह सही है? क्या तुम यह सही कर रहे हो? क्या तुमने ये सही मार्ग चुना है? राजा विक्रम कुछ कहते या बोलते सुनते, तब बेताल बोला, तुम विचार करो और मैं उड़ चला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानियाँ यहीं ख़त्म नहीं होंगी, इन कहानियों को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और इन्हीं के साथ कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक आपको मैं और भी बताती जाऊंगी, जैसे मैंने एक योजन के बारे में बताया। तब तक के लिए नमस्कार।